टेलीविजन चैनल पर क्यों चुनौती चैलेंज? मैं फिर कह रहा हूँ, बोल दीजिए चुनौती ना दूं मैं। दुष्यंत जी मजा ले रहे हो, कह रहे सब मित्र है हमारे, इसलिए मैं नाम लेना वाजिब नहीं चुनौती दे रहा हूँ, आप सूत्र। अच्छा, बकौल रोहित जी आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप पार्टी को बदनाम करने का प्रयास आपको भी पता है, सुनिए दुष्यंत जी, आपको भी पता है कि बातचीत हो रही है। नहीं, हमें विश्वास है। विश्वास का उदाहरण ऐसे ही नहीं जयंत दिया। चौधरी जी जो गठबंधन के सहयोगी हैं और गठबंधन में रहेंगे, इस प्रकार से जी को हराने का काम करेंगे। नहीं, इस प्रकार से देश चलेगा कि लोकसभा चुनाव के बारे में आप बात कर रहे हैं और यहाँ बैठ कर टेलीविजन पर कर रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही। रोहित जी अपने नेता के ऐलान से पहले तो ये ऐलान नहीं कर सकते ना कि वो एनडीए के साथ चलेगा, वो नहीं कर सकते, उनकी भी मजबूरी है। हाँ ठीक है, आप सवाल पूछिए। जब देश के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में जाके अजीत पवार को कोस रहे थे कि भ्रष्टाचारी है, चक्की पीसिंग, और अगले दिन उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला रहे थे, तब भी आपकी आत्मा को न झकझोरा आपको या नहीं झकझोरा, या केवल विपक्ष के मामले में झकझोरती है आपकी आत्मा? नहीं सुनिए, आपको खराब लगा नहीं लगा? हम मोदी को पाखंडी कहेंगे नहीं कहेंगे? मुझे जैसे आपने जयंत चौधरी को पाखंडी कह दिया, पूछा मेरे मोदी को पाखंडी कहेंगे नहीं कहेंगे? ब्रिजमोहन जी एक उदाहरण आपका भी है, वहाँ एनसीपी को अजीत पवार भुजबल जी ने नवंबर से इस्तीफा दे रखा है। अजीत पवार गुट को उन्होंने सीधे सिंबल कल पार्टी का चुनाव आयोग ने दे दिया है। उन्होंने कहा यही असली एनसीपी है। वहां उद्धव ठाकरे के भी सुर बदले हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी हम तो आपके दुश्मन नहीं थे, हम तो आपके लिए प्रचार कर रहे थे, आपको जिताने के लिए प्रचार कर रहे थे। ये हो क्या रहा है? तंत्र पर नियंत्रण इनका है, वो तो हमने शुरू में बोला। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आदरणीय छगन भुजबल जी का इस्तीफा 2 महीने से हुआ रखा है, उसका जी बोलिए। सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय छगन भुजबल साहब का इस्तीफा कहीं नहीं है। ये खाली एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, हकीकत ऐसी नहीं है। देखिए इस समय है क्या, देश की जनता ये चाहती है कि देश के लिए एक ऐसा प्रधानमंत्री हो जो खाली मजबूती ना हो, जिसके पास इस देश के बारे में एक विजन भी हो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक मजबूत नेता के रूप में तो हैं ही, उनके पास देश का एक विजन भी है। वो लगातार अपनी बातों में, अपने भाषणों के माध्यम से बताते हैं कि आने वाले 25 साल में वो देश के लिए क्या करना चाहते हैं। इन बातों से जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित भी है, और यही कारण है किसी भी नेता का जो आत्मबल होता है वो जनता से मिलने वाले जो सिग्नल होते हैं, उन सिग्नलों से वो तय करता है कि उसको क्या मौका मिलना चाहिए। अगर आज आदरणीय मोदी जी ने कहा कि मेरा तीसरा कार्यकाल भी मोदी की शुरुआत है, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि जनता से उनको सिग्नल मिल रहा है। अब इन बातों को दूसरे नेता भी समझ रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं उन पर दबाव नहीं है, उन पर दबाव है जनता के सोचने का, और वो ये चाहते हैं कि किसी ढंग से हम भी इस मुख्य धारा से जुड़ें, और इसीलिए सारे जो दीगर पार्टियों के नेता हैं वो एनडीए की तरफ आ रहे हैं। मैं तो एनडीए की तरफ से ये आह्वान करता हूं कि ऐसे जो भी नेता हैं जो जनता की इन भावनाओं को समझ रहे हैं और जो जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के लिए इस समय पूरी देश की जनता एक स्वर से बात कर रही है, ऐसे सारे नेताओं को हम लोग एनडीए में आमंत्रित करते हैं। इसमें गलत क्या है? अगर वो अच्छा काम करके एनडीए की, देखिए मैंने इसीलिए कहा एक मैंने इनको उदाहरण दिया नीतीश कुमार का करते हैं, और कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरा उदाहरण खुद ब्रिजमोहन जी यहाँ बैठे हुए हैं, श्रीवास्तव साहब खुद बता रहे हैं कि वो कैसे जो एक तरफ से दूसरी तरफ गए हैं, उनके पीछे की सोच क्या है, मंशा क्या है, वो आप लोग तय करिए। लेकिन मैं बड़ी खबर एक बता रही हूँ ब्रिजमोहन जी, बड़ी खबर है, उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हो गया है। विधानसभा से यूसीसी बिल पास हुआ है, राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू होगा। 2 दिन चर्चा के बाद यूसीसी बिल पास हुआ है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। यूसीसी लागू करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें देख लीजिए आप उत्तराखंड की। धामी जी को आप देख रहे हैं, पुष्कर धामी, जो कि वहां पर मिठाई खा रहे हैं, खिला रहे हैं, और यूसीसी बिल पास हो गया है विधानसभा के अंदर। देश का पहला राज्य जिसने यूसीसी पर मोहर लगा दी। और मुझे लग रहा है आज नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, अवधेश जी, आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे आने वाले तीसरे कार्यकाल में हम बहुत बड़े फैसले लेंगे, बहुत बड़े फैसले। खबर स्क्रीन पर रखिए जरा विक्रांत, बहुत बड़े फैसले लेंगे। भारत को एक प्रोग्रेसिव समाज बनाने की दृष्टि से जो संविधान निर्माताओं ने सपने देखे थे, ब्रेकिंग रखिए स्क्रीन पर, कॉमन सिविल कोड होगा। कम से कम उत्तराखंड की धामी सरकार ने इसके
इसकी शुरुआत कर दी है। और मुझे हैरत है, हमारे मित्र राजकुमार भाटी बैठे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को चुनाव में कहा गया कि आप उठाओगे तो हार जाएंगे, उन्होंने कहा कि मैं कॉमन सिविल कोड की बात उठाऊंगा। लंबे समय तक लड़ते रहे, वामपंथी पार्टियां उठाती रही, लेकिन जब आप बीजेपी इस काम को कर रही हैं तो या तो खामोश हैं या विरोध कर रहे हैं। ये पहली बार देश में धर्म जाति से ऊपर उठ करके लैंगिक समानता का, बच्चों के अधिकार के, महिलाओं के अधिकार के, ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी का, प्रोग्रेसिव व्यवस्था का आज कानून बना है। सच्चे मायनों में महिलाओं, बच्चों, सभी वर्गों को पहली बार आजादी मिल रही है भारत में। तो ये कॉमन सिविल कोड। मैं एक बार जरा अवधेश जी, जैसा आप बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, ब्रेकिंग भी विक्रांत जरा स्क्रीन पर रखिए। ये बड़ी खबर है इस वक्त की और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूसीसी को लेकर बार बार बीजेपी ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। इस बार उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट है वो बन रहा था, उसके बाद कैसे उस पर कैबिनेट की मोहर लगी है, कैबिनेट की मोहर के बाद वो विधानसभा में उस पर चर्चा हुई और आज पास हो गया है ये बिल। अब ये राज्यपाल के पास जाएगा हस्ताक्षर के लिए, जैसे आपको बताया। लेकिन बड़ी खबर है, क्या यूसीसी का ये मॉडल जो कि हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, ये देश भर में लागू होगा? मैं जरा इस पर जल्दी से बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट खबर है। जरा बताइए आरपी सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि यूसीसी का ये उत्तराखंड का मॉडल आने वाले 3.0, क्योंकि मोदी जी ने आज कहा 3.0, उसके लिए एक और बड़ा एजेंडा होगा, क्या ये सही है? नहीं, ये तो हमारे एजेंडा में शुरू से है। आज से थोड़ा, जब से हमारी पार्टी बनी तब से हमारे एजेंडा पे यूसीसी है। और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, अपनी जो प्रॉमिस किया था चुनाव के समय में उसको आज पूरा किया। और एक सबके लिए एक जैसा का संविधान हो उसकी चिंता करी। और खास करके इसमें जितना लाभ महिलाओं को मिलने वाला है उसका वर्णन नहीं किया सकता, क्योंकि वो तलाक के मामले में हो, वो शादियों के मामले में हो, वो इनहेरिटेंस के मामले में हो, जो लाभ महिलाओं को मिलेगा उसके लिए धामी साहब की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और ये अंडरस्टूड है कि ये बाकी राज्यों में भी इसको लागू किया जाएगा। क्या नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो 3.0 तीसरे कार्यकाल में आ रहे हैं, दुष्यंत जी, क्या ये उनकी सरकार का अगला एजेंडा है? मुझे नहीं पता 3.0 मानते कि नहीं, लेकिन क्या ये बड़ा एजेंडा होगा नरेंद्र मोदी की? ये दिखाता है हताशा, निराशा और असफलता का उनको जो आभास हो रहा है। भाई साहब आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, मैं चला ही जाता हूँ ना। ये क्या तरीका है? नहीं, टोका नहीं, आप बोलने ही नहीं देते आप। क्या यार ये तरीका है? आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखेंगे। इतना तो कैसे टोका टाकी, बोलने ही नहीं दे रहे हैं आप तो। अच्छा देखिए, ये हताशा, निराशा और विफलता के आभास को दर्शाता है। इसलिए एक सिंबोलिज्म के लिए लोगों के एक फिर से नया एक वोट के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए एक मुद्दा बनाया गया है। अभी तक जो कथित विकास है, जो हाईवेज की बात कर रहे हैं और जो और अन्य चीजों की बात कर रहे हैं, लोगों को हमने इतना कैश ट्रांसफर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उस पे लग रहा है कि आरपी सिंह जी को भरोसा नहीं है। लग रहा है ये सब चीजें पिट गई तो कोई नया चूरन लेके आओ। तो सिर्फ ये वोट प्राप्ति के लिए एक सिंबोलिज्म है। लेकिन भारत की जनता चाहती है परिवर्तन देश में हो। पास करा दिया, ये चूरन है। ठीक है, ये विधानसभा क्या चूरन बेचने के लिए काम कर रही है? बात विधानसभा की नहीं चल रही है। आपने जो बात बोली है, मैं कह रहा हूँ भाजपा के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो ये मुद्दा सिर्फ ये एक चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे लोगों का वोट हासिल किया जा सके। अगर ये सिंबोलिज्म है, ये सांकेतिक है और वोट प्राप्ति करने के लिए किया जा रहा है।